हेलो एवरीवन। आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये हुआ कि किस प्रकार मानव इस धरती पर है, उसका क्या पैटर्न है। और ये जो पैटर्न है कई तरह का हो सकता है। वो किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, जैसे मानो किसी एक खास जगह इकट्ठा हो, या वो पैटर्न लीनियर हो सकता है, या नोडल हो सकता है, या जनसंख्या स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बिखरा हुआ है। अगर आप वर्ल्ड पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो अनइवन है, मतलब विषम है। अर्थात कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कहीं कम पॉपुलेशन है। अगर पूरे विश्व का रिकॉर्ड रखें तो देखते हैं कि 95% जो विश्व की जनसंख्या है वो मात्र 10% लैंड पर ही अवस्थित है। अर्थात 90% जो लैंड है वहाँ पर या तो पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं है या बहुत ही कम है। ये भी आप देखेंगे कि जहाँ पॉपुलेशन कम है वो वैसे एरिया है जो रहने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जैसे पहाड़ी प्रदेश, या बहुत ज़्यादा ठंड या गर्मी पड़ती हो वैसा प्रदेश जो मानव के बसावट के लिए अनुकूल नहीं है। जबकि वो एरिया जो मानव बसावट के लिए अनुकूल है, जैसे यूरोपियन एरिया, एशियन एरिया जहाँ मिट्टी अच्छी है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। इससे ये पता चलता है कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थात वितरण में इन फैक्टर की बढ़। अगर आप इस आंकड़े को देखें तो आप देखेंगे कि विश्व की जनसंख्या को अगर हम महाद्वीप के हिसाब से अगर देखते हैं तो देखिए कि एशिया में 2019 में लगभग 60% लोग रहते हैं। अर्थात एशिया मानव बसावट के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं। क्योंकि एशिया बड़ा भी है तो ज़्यादा जनसंख्या भी यहाँ है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस 60% में कुल 35 से 36% तो चाइना और इंडिया को मिलाकर ही होता है। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका, जहाँ लगभग 70% लोग, यूरोप में लगभग 10% लोग, नॉर्थ अमेरिका में 7, साउथ अमेरिका में लगभग 6% लोग रहते हैं, और ओशिनिया या अंटार्कटिका में लगभग बहुत कम जनसंख्या पाया जाता है। इस प्रकार आप देखिए कि अधिकतर जनसंख्या जो कॉन्सेंट्रेटेड है कहाँ है। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या के वितरण और उसके प्रारूप को प्रभावित करते हैं। तो उसमें सबसे बड़े कारक के रूप में आता है रिलीफ, अर्थात उच्चावच। ये देखा गया है कि मानव वैसी जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करता है जहाँ ज़मीन समतल हो, प्लेन हो, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो, जैसे गंगा यमुना का प्लेन, चाइना में यांजी क्यांग और हांगहो रिवर का प्लेन। वहाँ पर इसलिए जनसंख्या ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर ये ज़मीन समतल है, लूलैंड है, और मानव के बसावट के लिए भी अनुकूल है, और यातायात की सुविधा के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। जबकि पहाड़ी प्रदेश जैसे हिमालय और तिब्बत प्रदेश, जहाँ पर रहना बहुत कठिन है, ऊपर नीचे चढ़ना काफ़ी कठिन है, वहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी मुश्किल है, तो ऐसे क्षेत्रों में लोग नहीं रहते हैं। अर्थात मैदानी क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहेंगे और पहाड़ी प्रदेशों में कम रहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है रिसोर्स। जहाँ संसाधन होगा वहीं आर्थिक गतिविधि भी हो सकती है। इसलिए आप देखिएगा कि नॉर्दर्न यूरोप में कोल, स्टील, मिनरल्स, लकड़ी और फिशिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती थी। ऐसे रिसोर्स वहाँ काफ़ी ज़्यादा पाए थे। यही कारण है कि नॉर्दर्न यूरोप जो ठंडा होने के बावजूद भी लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं। अर्थात रिसोर्स की बड़ी भूमिका होती है। तीसरी फैक्टर है क्लाइमेट। मानव वही रहेगा जहाँ पर क्लाइमेट उसके रहने के लिए अनुकूल है। अर्थात वो मरुस्थल में नहीं रह सकता जहाँ तापमान ज़्यादा होता है और सूखा ज़्यादा पड़ता है। वो बहुत ठंडे में भी नहीं रह सकता जैसे अंटार्कटिक या आर्कटिक एरिया का। इसलिए देखा गया कि जो टेम्परेट जोन है, जहाँ पर ना तो ज़्यादा तापमान है ना तो ज़्यादा वर्षा है, वैसे क्षेत्रों में मानव ज़्यादा रहते हैं। इसलिए देखिएगा नॉर्थ वेस्ट यूरोप मानव बसावट के लिए सबसे अनुकूल माना गया है। चौथा फैक्टर है पॉलिटिकल, राजनीतिक फैक्टर। जो कंट्री ज़्यादा स्टेबल है वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, और जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, राजनीतिक स्थिरता ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर लोग या तो माइग्रेट कर जाते हैं या पॉपुलेशन कम हो जाता है। जैसे अफगानिस्तान पिछले 10-15 सालों से गृह युद्ध में फंसा हुआ है, या फिर वहाँ पर
बहुत सारे आक्रमण हुए पहले भी, फिर तालिबान आए, अमेरिका के द्वारा अटैक किया, इसलिए देखिएगा वहाँ पर जनसंख्या कम पाया जाता है। सोशल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया है कि मानव जो है झुंड में रहना पसंद करता है, पर कहीं तो देखिएगा कि जहाँ इथनिक एरिया ज़्यादा है, जहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है, या एक वहाँ पर एक इथनिक कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है। जैसे आप सेंट्रल अफ्रीका में, वहाँ पर छोटे छोटे कबीले ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे जगहों में क्या होता है कि लोग बहुत ही डेंस रूप में एक जगह नहीं रहते हैं। और सबसे अंतिम फैक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मानव इकोनॉमिक फैक्टर, अर्थात मानव वहीं ज़्यादा जाना पसंद करेगा जहाँ आर्थिक उपार्जन के साधन हो। यही कारण है कि आप देखिएगा पिछले 20 सालों में लोग गांव छोड़कर शहर में बस रहे हैं और शहर की जनसंख्या काफ़ी गुना बढ़ गई। इसका कारण यही है कि मानव शहर में ये मान के जाता है कि वहाँ उनको आर्थिक जनसंख्या के वितरण को हम 3 तरीके से दिखा सकते हैं। पहला है पॉपुलेशन पैटर्न, दूसरा है पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व, और चौथा है अर्बन और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। पॉपुलेशन पैटर्न में हम का मतलब ये है कि पॉपुलेशन जो आप अगर नक्शे को देखते हैं तो आप देखिएगा कि उसमें जो जनसंख्या का जो बसावट है वो या तो पॉइंट के रूप में, या नोड्स के रूप में, या लाइन के रूप में, या बिल्ट के रूप में आपको दिखेगा। और ये जो पॉइंट, नोड्स, लाइन और बिल्ट है, ये वहाँ के जोग्राफिकल फैक्टर से पूरी तरह से एसोसिएटेड है। जैसे हम आगे देखेंगे, अभी बताते हैं। दूसरा है डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, और तीसरा है रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन पैटर्न का, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे नोड्स में हो, चाहे लाइन में हो, या बिल्ट में, उसके जोग्राफिकल फैक्टर से बहुत ज़्यादा रेशासित है। जैसे जनसंख्या अगर आप मानचित्र पर देखते हैं तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में आपको दिखेगा, जैसा कि आगे नक्शा है उसमें आप देखेंगे भी। तो आप देखेंगे कि जहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है वहाँ पर लोग शहर में, या जैसे मरुस्थल एरिया में, मरुद्यान में लोग रहेंगे, तो आपको नक्शा में छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में दिखेगा कि एक मानव बसावट है पूरे मरुस्थल के बीच में। जैसे इसके काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल है रियाद, बगदाद, काबुल, ताशकंद, मैड्रिड, ये सब वो एरिया है जहाँ पर इनका ये बेसिकली पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर जनसंख्या देखती है। दूसरा होता है नोड्स। नोड्स मतलब होता है गांठ, अर्थात कि सबसे पहले जनसंख्या यहाँ पर बढ़ना शुरू हुआ, फिर आगे चल के एक्सपैंड किया चारों तरफ। जैसे यूरोपियन कंट्री में से लंदन है, हैम्बर्ग है, पेरिस है, अमेरिका में ह्यूस्टन है, और इसका सबसे जो क्लासिक एग्जाम्पल है मैक्सिकन वैली। वहाँ पर पहाड़ों के बीच में एक मैदान है, उस मैदान में पहले मैक्सिको सिटी बना, और मैक्सिको सिटी धीरे धीरे फैलते हुए पूरे मैक्सिको में फैल गया। तो आपको लगेगा कि मैक्सिको सिटी से ही ये पूरा मैक्सिकन वैली जो है पूरी तरह से मानव बसावट के लिए उपयुक्त हुआ और चारों तरफ फैला। तो एक नोड से जनसंख्या चारों तरफ फैला। तीसरा होता है लाइन। लाइन के रूप में कभी कभी मानव बसावट आपको दिखेगा, जैसे जनसंख्या वितरण दिखता है। जैसे आप कोस्टल एरिया में देखेंगे कि अधिकतर लोग कोस्टल एरिया में रहना पसंद करते हैं। तो कोस्ट के या समुद्र के किनारे ही आप देखेंगे कि एक मानव बसावट की लंबी सी जो पतली परत पेटी के रूप में आपको दिखता है। उसी प्रकार आप देखिएगा कि कुछ नदी है, जैसे नील नदी बड़ी फेमस है जो इजिप्ट में है, नील नदी, वो मरुस्थल एरिया से गुजरती है। लेकिन चूंकि मरुस्थल से गुजरती है और नील में पानी है, तो उसके दोनों साइड मानव बसावट है, और जबकि जैसे जैसे नील नदी से दूर जाते हैं मानव बसावट खत्म होता जाता है। तो आप नक्शे में देखेंगे पतली सी लंबी सी लाइन की तरह खींची हुई आपको दिखेगी। तो ये बताता है कि ये कहीं ना कहीं इस नदी के कारण, और अभी या अमेरिका में, चाहे इंडिया के दक्षिण भारत में जो आप देखेंगे ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में जो लंबी सी लाइन आपको दिखती है जनसंख्या की, वो केवल इसलिए कि वहाँ पर समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रभाव उस पर पड़ा है। आप ये भी देखेंगे कि समुद्र के तट पर अधिकतर लोग पसंद करते हैं रहना। वर्ल्ड की लगभग 44% जनसंख्या समुद्र के कोस्ट के लगभग 150 किलोमीटर तक अंदर रहती है। तो ये बताता है कि लोग अधिकतर जो है लगभग 50% लोग जो है वो कोस्ट लाइन के आसपास रहना पसंद करते हैं। पांचवा जो बहुत महत्वपूर्ण है बिल्ट के रूप में, अगर आप देखिएगा मानव बसावट आपको बिल्ट के रूप में दिखेगा। जैसे वो कहाँ दिखता है, जहाँ पर लंबी नदी की चेन हो, मिट्टी अच्छी हो, तो वहाँ पर शुरू से इतिहास रहा है मानव बसावट का। जैसे
गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब देखिए पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान और बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र वैली तक ये पूरा एक बड़ा बेल्ट है जिसमें लोग रहते हैं, एक बेल्ट के रूप में आपको देखें। उसी प्रकार से आप देखिए कि चाइना के नॉर्थ में जहाँ हांगहो रिवर है वहाँ से लेकर नीचे यांजीकियांग ये पूरा बेल्ट है काफ़ी बड़ा, जिसमें जनसंख्या दिखता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये जो फैक्टर है, जोग्राफिकल फैक्टर के कारण इस तरह पॉइंट्स, नोड्स एंड लाइन और बेल्ट में ये हमें पॉपुलेशन पैटर्न हमें दिखता है। दूसरा तरीका है जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने का है वो पॉपुलेशन डेंसिटी। हम जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी जनसंख्या वितरण प्रारूप को दिखा सकते हैं। जनसंख्या डेंसिटी का मतलब है, घनत्व का मतलब है कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। एक बेस्ट तरीका है जैसे आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं एक दूसरे से दूसरे देश के बीच में कि वहाँ जनसंख्या का प्रारूप क्या है, वहाँ का घनत्व क्या है, और इससे हम भविष्य में जनसंख्या और वहाँ के रिसोर्स पे जो प्रेशर है उसको समझने में भी काफ़ी है। घनत्व के हिसाब से आप देखिए ये नक्शा आपके पास है, आप इसमें देखेंगे कि ये नक्शा में क्षेत्र कैटेगरी बनाई गई है। एक वो जो जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है, दूसरा जहाँ 100 से 500 है, तीसरा 40 से 100 है, चौथा 11 से 40 है, पाँचवा 2 से 10 है, और छठा जो है वो 2 से कम है। अर्थात जहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर मात्र 2 ही लोग रहते हैं, ऐसी जनसंख्या बहुत कम है। तो आप इस नक्शे को देखिए तो आप देखेंगे कि 500 से ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले वो क्षेत्र हैं जो अधिकतर एशिया में पाए जाते हैं। जैसे आप देखिए हिंदुस्तान का जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेल्ट है, जिसको इसमें पर्पल कलर से दिखाया गया है, उसी प्रकार आप देखिए कि हांगहो रिवर बेसिन जो चाइना का है वहाँ पर, उसी प्रकार थोड़ा सा यूरोप में भी आप देखेंगे कि यूरोप के नॉर्दर्न यूरोप के कुछ कुछ हिस्से में, उस पर नॉर्थ वेस्ट अमेरिका के कुछ कुछ हिस्से में जहाँ जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है, अर्थात मानव इस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा बसा हुआ है। अधिक बसने का कारण ये भी है कि यहाँ अधिक बसने का कारण ये भी है कि यहाँ इतिहास रहा है कि लोग शुरू से बसते आ रहे हैं। तो ऐसे जनसंख्या को हम हाई डेंसिटी जोन कहा जाता है। दूसरा है इसको वेरी हाई डेंसिटी जोन कहा जाता है। दूसरा है हाई डेंसिटी जहाँ 500 से 100 है। ऐसे एरिया जो है बेसिकली ईस्टर्न बेल्ट ऑफ चाइना है, कोस्टल इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ वेस्ट यूरोप है। आप नक्शा में भी आप देख सकते हैं। तीसरा कैटेगरी है जहाँ 100 से 40 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, जैसे उसको हम मीडियम डेंसिटी कहते हैं। अधिकतर ऐसे ये क्षेत्र हैं ईस्टर्न बेल्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कोस्टल ब्राज़ील, अर्जेंटीना, सेंट्रल यूरोप, इंटीरियर वाला आंतरिक चाइना जो अधिक घनत्व वाले जनसंख्या के ठीक पीछे वाला एरिया, और सेंट्रल एरिया में लो डेंसिटी का एरिया है जहाँ 40 से 10 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। उसमें अधिकतर जो है दक्षिण अमेरिका का आंतरिक भाग, नॉर्थ अमेरिका का आंतरिक भाग, ईस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट जिसमें आपको मरुस्थल प्रदेश ज़्यादा आते हैं, और कोस्टल अफ्रीका में ज़्यादा है, यहाँ पर मिलते हैं। जहाँ 2 से 10 का डेंसिटी है उसको वेरी लो डेंसिटी एरिया कहा जाता है। इसमें बेसिकली साइबेरियन एरिया, कैनेडियन एरिया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इंटीरियर साउथ वेस्ट अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, इंटीरियर नॉर्थ अमेरिका इत्यादि आता है। और जहाँ 2 से कम जनसंख्या है उसको हम लोग स्पार्स या विरल जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहते हैं। जैसे सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका का है, ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न भाग जो मरुस्थल का है, उसी प्रकार से आर्कटिक जोन जो यूरोप और अमेरिका का जाता है जहाँ पर 2 से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। तो अर्थात हम जनसंख्या के वितरण को जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भी सजाकर दिखा सकते हैं। एक मैप में जो आपके सामने दिखाया गया था उस मैप को आप देखकर उसी प्रकार से एक बड़ा मैप बनाकर आप उसमें उसको इस 6 तीसरा जो कैटेगरी है तरीका है वो है अर्बन और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। मानव वितरण 2 भागों बटा हुआ है यहाँ पर कि कितने लोग शहर में रहते हैं, कितने लोग गाँव में रहते हैं। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है शहरीकरण बढ़ता गया है, और आज के समय में विश्व की कुल जनसंख्या का 50% जो जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्र में आपको पाया जाता है। आप इस नक्शे को देखिए, इस नक्शे में लाल रंग के
पॉइंट्स दिखाए गए हैं जो बेसिकली एक सिटी को दिखाता है जो लगभग 1 मिलियन सिटी है। आप इसको देखने से आपको लगेगा अंदाजा कि चाइना के ईस्टर्न भाग में, भारत के उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग में, यूरोप के नॉर्दर्न हिस्से में और अमेरिका के ईस्टर्न हिस्से में देखिएगा कि ऐसे पॉइंट्स की संख्या ज़्यादा है। अर्थात ये बताया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में अब लोग शहरों में रहना ज़्यादा शुरू कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड बताता है कि आने वाले समय में लोग अधिक से अधिक शहरों में जाएंगे। जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि शहर में जॉब ज़्यादा मिलती है तो लोग गांव से ज़्यादा शहर में जाना पसंद करते हैं। तो जनसंख्या का वितरण का ये भी प्रारूप है। हम बता सकते हैं कि 50% से अधिक लोग शहरी क्षेत्रों में आज के रहते हैं। इस डिस्कशन से एक चीज़ तो हमें पता चलता है कि जो ये जनसंख्या का जो वितरण का प्रारूप है वो पूरी तरह से सम नहीं है। अर्थात पूरे पृथ्वी पर जनसंख्या बराबर नहीं बटा हुआ है। इसका मतलब है कि जनसंख्या के वितरण में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जनसंख्या अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। लगभग 95% जो वर्ल्ड की जनसंख्या है वो मात्र 10% जगहों पर रह रही है। अर्थात लगभग 90% जो लैंड है वो ऐसी तरह खाली है या वो बहुत कम जनसंख्या है। दूसरा कि 44% जो लोग हैं वो कोस्टल एरिया के से 150 किलोमीटर का है। मतलब दो बातें हो गई। मतलब 95% लोग 10% एरिया में रहते हैं, पहला। दूसरा कि अधिकतर जनसंख्या वो कोस्टल एरिया में रहना पसंद करती है। तो अर्थात जो आंतरिक एरिया है वहाँ जनसंख्या कम है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जनसंख्या का उस ज़मीन पे जहाँ वो रहती है वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर बहुत ज़्यादा, जब ज़्यादा प्रेशर होगा अर्थात जब लोग ज़्यादा और जनसंख्या वहाँ की ज़मीन से रिसोर्सेज हमें कम मिलेंगे तो नतीजा क्या होगा? गरीबी बेरोजगारी की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है अनइवन एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर। आप देखिएगा कि डेवलप्ड कंट्रीज में बच्चों की संख्या घटती जा रही है और बूढ़ों की संख्या बढ़ती जा रही है और वर्किंग पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है। नतीजा क्या हो रहा है? अब वहाँ कमाने वालों की संख्या घटती जा रही है। ये बता रहा है कि आने वाले समय में डेवलप्ड नेशन में आर्थिक उपार्जन के लिए लोग ज़्यादा मिलेंगे नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। जबकि उल्टे डेवलपिंग नेशन में क्या है कि बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है और वर्किंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, कि बूढ़ों की संख्या उसके अनुपात से कम है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि पॉपुलेशन अट्रैक्ट्स मोर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के साथ जनसंख्या के साथ क्या कि जनसंख्या ही अधिक जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे आप देखिए उत्तर भारत में जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान है, यहाँ शुरू से आप इतिहास उलट के देखेंगे, शुरू से लोग बसते आ रहे हैं। आज भी यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। मतलब ये बताता है कि पहले भी लोग ज़्यादा थे, जबकि लोग पहले ज़्यादा थे तो आज भी यहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं। और जहाँ पहले लोग नहीं रहते थे वहाँ आज भी लोग ज़्यादा रहना पसंद न करते, बशर्ते कि कोई ऐसी रिसोर्स न मिल जाए जिसके कारण से वो चले जाए। जैसे साइबेरियन एरिया में अभी बहुत सारा तेल मिलने लगा है तो लोग वहाँ जाके शिफ्ट होने लगे हैं। अदरवाइज जो अधिक जनसंख्या घनत्व का एरिया है जहाँ पहले से लोग बसते आ रहे हैं वहीं आज भी रहना पसंद करते हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि वो एरिया जहाँ पहले से ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ते जा रही है। नतीजा क्या है? वहाँ के शहरों में कंजेशन बढ़ रहा है, वहाँ की ज़मीन में प्रेशर ज़्यादा है। जो खेती के लिए ज़मीन है वो काट कर उस पर घर बनाए जा रहे हैं, जो जंगल है उसको काट दिया जा रहा है। इसलिए देखिए आप उत्तर भारत के मैदान में कहीं जंगल आपको नहीं मिलेगा। चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो है रूरल डीपॉपुलेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि शहरी क्षेत्रों में जॉब ज़्यादा है तो लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि गांव में लोग रह ही नहीं रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है कि जो गांव में लोग हैं वो या तो बच्चे रह जा रहे हैं या बूढ़े रह जा रहे हैं। जो यंग है वो शहर में आ जा रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि गांव बच्चे और बूढ़ों का होता चला जा रहा है या केवल बूढ़ों का होता जा रहा है और जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो शहर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस। दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि माइग्रेशन में ये हुआ है कि भाई मर्द लोग शहर में कमाने के लिए चले जाते हैं, औरतें गांव में रह जाती हैं। आप देखिए गोपालगंज क्लासिक एग्जाम्पल है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि गांव के क्षेत्रों में सेक्स बैलेंस भी हमारा बिगड़ रहा है और जब गांव में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होगा तो गांव का विकास भी संभव नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है। और अंत
अंतिम पॉइंट है पॉपुलेशन कंसंट्रेशन। पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। ये देखा गया है कि जो शहर आज़ादी के बाद डेवलप हुए थे उसी शहर का आज भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, या वहीं पर अधिक से अधिक लोग ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई या मैक्सिको सिटी अमेरिका में। यहाँ पर अधिक से अधिक पॉपुलेशन रहते हैं और आज भी यहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि कंजेस्शन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जा रहा है। इसलिए अब बहुत ज़रूरी है कि इस हमको ये देखना पड़ेगा कि इस वितरण को कैसे, जो विषम वितरण है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है वो ये है, हमें ये अब देखना पड़ेगा कि वो क्षेत्र जहाँ पर पॉपुलेशन का घनत्व ज़्यादा है और जहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ भी ज़्यादा हो रहा है, वैसे एरिया को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम ये देखेंगे कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है वहाँ का टोटल फर्टिलिटी रेट TFR क्या है। अमूमन देखिए आप यूपी और बिहार जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ का TFR रेट 3 से ज़्यादा है, अर्थात यहाँ जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब डेंसिटी भी ज़्यादा है और वहाँ जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, तो इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर बर्थ को कंट्रोल करने के मेजर्स लिए जाएँ। जब तक बर्थ को कंट्रोल नहीं किया जाएगा जनसंख्या और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती जाएगी। जब यहाँ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो उससे और गरीबी और बेरोजगारी की संख्या बढ़ेगी। दूसरा है कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा केंद्रित है वहाँ से आउट माइग्रेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखेंगे यूपी बिहार में लोग शुरू से ज़्यादा रह रहे हैं और उस हिसाब से यहाँ रिसोर्स नहीं है, तो लोग यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दक्षिण भारत में भी कमाने चले जाते हैं। तो ये जो कमाने जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन का है उसके कारण से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पॉपुलेशन अनइवन इसलिए हो रहा है कि जो जनसंख्या है उसके हिसाब से रिसोर्स उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ की जनसंख्या अधिक है। आप देखेंगे बिहार और यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है, उस हिसाब से हमारे पास ज़मीन कम है कि जहाँ से खेती करके लोग इतना पैसे कमा सके कि वो बेहतर ज़िंदगी जी सके, ऐसी संभावना यहाँ पर बहुत कम है। तीसरा पॉइंट है कि पुल फैक्टर हमें डेवलप करना पड़ेगा कि वो एरिया जहाँ पर लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं उस एरिया में कुछ ऐसा किया जाए कि अधिक से अधिक लोग रहना पसंद करें। जैसे सेंट्रल इंडिया या मरुस्थल प्रदेश के क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा नहीं, वहाँ पर कुछ इस प्रकार से किया जाए कि यहाँ से लोग ज़्यादा जैसे आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में जो मरुस्थल प्रदेश है वहाँ पर सऊदी अरेबिया, दुबई, सब में क्या होता है कि वो लोग बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी और पावर रिसोर्स के को इतना डेवलप कर लिए हैं कि वहाँ पर लोग अब आकर बड़े आराम से रहना पसंद करते हैं। जैसे आप देखेंगे दोहा, दुबई, ये सब पिछले 30-40 सालों में डेवलप शहर है। जो मरुस्थल प्रदेश में डेवलप शहर पहले उन्हें जाना नहीं पसंद करते थे, अब लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटी इतना बढ़ चुका है कि लोग उधर कमाने के लिए जाते हैं। और अंतिम में है कि हमें पॉपुलेशन मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। पॉपुलेशन मैनेजमेंट मतलब डेमोग्राफिक मैनेजमेंट, मतलब कि जहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जहाँ लोग अधिक रहते हैं, वहाँ के जनसंख्या को इस प्रकार से मैनेज किया जाए कि वहाँ पर बर्थ रेट कंट्रोल हो, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्मूथ हो, ताकि वहाँ पर कंजेस्शन कम हो। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि आप बिहार में देखिए, जैसा सिवान है, सिवान में काफ़ी लोग एक शहर में आ जाते हैं, भीड़ जम जाती है, ट्रैफिक कंजेस्शन आता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है। अगर हम ये जानते हैं, ये हकीकत जानते हैं कि वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये प्रॉब्लम है, अगर हम शुरू से एक्टिव रहें, वहाँ बेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट दें, एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त दुरुस्त रहे, तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होने के बावजूद भी हम बेहतर तरीके से अपने पॉपुलेशन को मैनेज कर सकते हैं। ये पॉपुलेशन मैनेजमेंट आज के लिए बहुत ज़रूरी है, जब तक कि हमारा बर्थ रेट कम ना हो जाए। तो यही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे जो इस संबंध में जो क्वेश्चन आएंगे हमें सेकेंड सेमेस्टर में कि आप जनसंख्या के वितरण के प्रारूप के बारे में पूछा जाएगा, तो आप 3 तरीके से बता सकेंगे। एक तो पॉपुलेशन पैटर्न के रूप में, दूसरा जनसंख्या घनत्व के रूप में, और तीसरा अर्बन रूरल पॉपुलेशन के रूप में। इसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको भी बताइएगा। आपको जो नक्शा दिया गया है उस नक्शे का आप अभ्यास करेंगे, जो 6 कैटेगरी जनसंख्या घनत्व को दिया गया उसके हिसाब से बताने का प्रयास करेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। घर में रहिए।